अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। और आज हम इंडक्शन मोटर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लेट मी ओपन द बुक फॉर यू। ठीक है, आज हम इंडक्शन मोटर का जो है वो इक्विवेलेंट मॉडल देखेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर का हमने देखा था, एंड दैट विल हेल्प अस टू फाइंड द एफिशिएंसी एंड द लॉसेस ऑफ द इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो कल तक हमने स्लिप का कंसेप्ट क्लैरिफाई किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसफार्मर मॉडल ऑफ द इंडक्शन मोटर। ठीक है, जिसको इक्विवेलेंट सर्किट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इंडक्शन मोटर इज आल्सो रिगार्डेड एज अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बिकॉज both the transformer works on the principle of induction and also the induction motor behaves on the principle of induction। ठीक है, रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस प्रोवाइडेड टू द रोटर। एंटायरली स्टेटर की फील्ड जब रोटर के थ्रू चेंज होती है तो रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है। उस करंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल में देखा था। पिछली क्लास की लेक्चर स्लाइड्स जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और जिन्होंने व्हाट्सएप पे अपना असाइनमेंट या ईमेल पे जमा कराया था, आई हैव कंसिडर्ड दैट, बट आई हैव डिडक्टेड सम मार्क्स फॉर इट। ठीक है, तो तकरीबन मैंने 40% मार्क्स या 30% मार्क्स आपके डिडक्ट किए हैं, जितने आपके मिलने चाहिए थे। बिकॉज इट गेट्स वेरी हेक्टिक फॉर मी टू फाइंड द असाइनमेंट ऑन द ईमेल एंड व्हाट्सएप। ठीक है, तो एलएमएस पे इट्स बेटर कि आप टाइम से पहले अपलोड कर दें, so you do not need to face the inconvenience के LMS आपका लॉक हो गया। Okay, what is the equivalent circuit of the induction motor? ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर आपके पास एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी साइड होती है। Similarly, in the induction motor, you can consider the stator side as the primary side, and you can consider the rotor as the secondary side। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी साइड को आप एक्साइट करते हैं और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, सो यू आर एक्साइटिंग द स्टेटर। सो द स्टेटर इज द प्राइमरी साइड, द रोटर इज द सेकेंडरी साइड। जस्ट लाइक द ट्रांसफार्मर, ठीक है, you have some impedance of the stator which is resistance plus inductance। You have some core losses which are modeled using a resistor in parallel with a inductor, just like the transformer। ठीक है, तो ये तकरीबन चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं। एंड आफ्टर दीज लॉसेस, ठीक है, एक कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है स्टेटर साइड पे, जो कि कपल हो रहा है विद द रोटर साइड। तो स्टेटर साइड पे जो ईएमएफ है आफ्टर ऑल ऑफ दीज लॉसेस, दिस इज द सप्लाइड वोल्टेज। और इन सब लॉसेस के बाद जो वोल्टेज इवेंचुअली बच रहा है E1, वो कपल हो रहे हैं इनटू ER विच इज द रोटर साइड इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो ER है, दिस इज द इंड्यूस वोल्टेज। And similar to the stator side, the rotor side can be modeled with a resistor and an inductor in series। ठीक है, जो कि कॉपर लॉसेस, इस रोटर के जो कॉपर लॉसेस हैं उसके उसको अकाउंट करेगा। ठीक है, तो द स्टेटर कॉपर लॉसेस आर हेयर, द कोर लॉसेस आर हेयर, एंड द रोटर कॉपर लॉसेस आर ओवर हेयर।
ठीक है, और इसके अंदर टर्न्स रेशियो के लिए एक खास टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ए के बजाय ए इफेक्टिव। ठीक है, और ए इफेक्टिव जो है बेसिकली इट इज सिमिलर टू द टर्न्स रेशियो ऑफ द पर फेज टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, या इन दिस केस द इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये पूरा सर्किट पर फेज आप बनाते हैं क्योंकि स्टेटर की तीनों वाइंडिंग्स आइडेंटिकल हैं, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये भी पर फेज है, और ये सब जो करंट आप निकाल रहे होंगे ये भी सब पर फेज आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, तो जो भी इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का भी आपने बनाया था, 3 फेज ट्रांसफार्मर का, हमने कहा था इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा पर फेज बनता है बिकॉज इट इज ऑब्वियस दैट द अदर टू फेजेस आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर कोई भी 3 फेज मशीन है तो इट इज अंडरस्टूड ऑल द 3 फेजेस आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर अब हमें भी वही कंसेप्ट करना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे हमने प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट और सेकेंडरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, यानी कि हम ये जो आइसोलेशन है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, इसको फ्यूज करके हम चाहते हैं सारे सर्किट को एक ही साइड पे लें। ठीक है, ये जो बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है ये हम पसंद नहीं करते क्योंकि सर्किट को इवेल्युएट करना इससे मुश्किल हो जाता है। So we want to get rid of this electrical isolation, and we want to fuse this circuit into one circuit, just like we were making the primary side and the secondary side equivalent circuit for a transformer. ठीक है, तो ये तकरीबन चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं कि स्टेटर की वाइंडिंग मॉडल और रोटर की वाइंडिंग मॉडल जो है इट्स अ रेजिस्टर इन सीरीज विद इंडक्टर, और जो कोर लॉसेस हैं दे आर मॉडल्ड बाय अ इंडक्टर रेजिस्टर इन सीरीज इन पैरेलल विद इंडक्टर। सॉरी, ये साइन यहाँ पे गलत है, दिस शुड बी अ रेजिस्टर साइन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आरसी के लिए भी इंडक्टेंस बना दिया तो इट शुड बी अ रेजिस्टेंस साइन। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू मेक द ट्रांसफार्मर मॉडल ऑफ एन इंडक्शन मोटर, और उसके लिए रोटर साइड को हम नॉर्मली स्टेटर साइड पे लेके जाते हैं, तो वी वांट टू मेक अ प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, उसमें हमारा फोकस होता था जब हम ट्रांसफार्मर कर रहे थे, प्राइमरी साइड भी बनाते थे, सेकेंडरी साइड भी बनाते थे, लेकिन सेकेंडरी साइड में हमारी थोड़ी दिलचस्पी ज्यादा होती थी क्योंकि सेकेंडरी साइड में ही लोड अटैच होता है, तो हम डायरेक्टली लोड से रिलेटेड कैलकुलेशंस कर लेते हैं, जस्ट लाइक वोल्टेज रेगुलेशन एंड द एफिशिएंसी। यहाँ पे हम प्राइमरी साइड पे लेके जाते हैं अपनी सारी चीजों को, और तो हम रोटर को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स द प्राइमरी साइड। ठीक है, अभी थोड़ी सी आज डेरिवेशंस हम करेंगे, बहुत आसान है, जस्ट ट्राई टू टेक फॉरवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा आपको मसला आता है। ठीक है, क्योंकि हम रोटर के साइड को स्टेटर की साइड पे लेके जाएंगे, तो हमें पता है कि उसका जो आइडिया है वो इम्पीडेंस को हम बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी साइड टू द प्राइमरी साइड, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज सम डेरिवेशन जिसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है अगर खाली वो भी याद रहे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो रोटर का इंड्यूस ईएमएफ है, we can express it like a function of the slip if we take this new quantity into account, E R naught, जिसको हम कहते हैं कि this is the rotor voltage at the locked rotor condition। ठीक है, this is a very key word। ठीक है, इसका बेसिकली क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने एक इंडक्शन मोटर ली और उसकी स्टेटर को आपने एक्साइट किया, लेकिन रोटर को आपने कोई पिन लगा के ब्लॉक कर दिया, यानी कि वो अब रोटेट नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगा। क्यों? बिकॉज देयर विल बी द मैक्सिमम रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्टेटर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्टेशनरी रोटर। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये होगा कि स्लिप की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आपका जो मैक्सिमम रोटर वोल्टेज है वो इंड्यूस हो रहा होगा, विच इज कॉल्ड ई आर नॉट। ठीक है, सो ई आर नॉट इज द रोटर वोल्टेज एट द लॉक्ड रोटर कंडीशन, एंड एट द लॉक रोटर कंडीशन स्लिप इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपका मैक्सिमम रिलेटिव मोशन है बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्टेशनरी रोटर। ठीक है, स्लिप 0 पे जो है वो इंडक्शन मोटर काम ही नहीं कर सकती, तो नॉर्मली अंडर द वर्किंग कंडीशन द वैल्यू ऑफ द स्लिप इज बिटवीन 0 एंड 1। तो आपने रोटर को लॉक कर दिया, एस की वैल्यू 1 हो गई, सो द इंड्यूस रोटर वोल्टेज विल बी इक्वल टू ई आर नॉट। अंडर ऑल अदर कंडीशंस ई आर नॉट से थोड़ा सा कम होगा ई आर रोटर वोल्टेज, बिकॉज इट
coupled by the value of the slip. तो ब्लॉक रोटर कंडीशन के अंदर जो रोटर इंड्यूस वोल्टेज है उसको जब आप स्लिप से मल्टीप्लाई कर देंगे then you will get the voltage of the rotor in any situation. ठीक है, जहाँ पे स्लिप एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसी तरह से रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी स्टेटर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी से एस के रेशियो से रिलेट कर रही होती है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, रोटर का हमने मॉडल का कि रोटर के अंदर आपके पास एक इंडक्टेंस होती है और एक आपके पास रेजिस्टेंस होती है. ठीक है. लेट्स कॉल इट जे एक्स आर. लेट्स कॉल दिस आर आर. ठीक है. आर आर फॉर रोटर रेजिस्टेंस एंड एक्स आर फॉर रोटर रिएक्टेंस. ठीक है. ये रोटर साइड मॉडल है. ठीक है. इसको हमने कहा था दिस इज ई आर. ठीक है. सो दिस इज द रोटर साइड सर्किट या सेकेंडरी साइड ऑफ द इंडक्शन मोटर. अब इसके अंदर जो है देखें, रोटर की जो रेजिस्टेंस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ आर ई कह रहे हैं. हाउएवर दिस थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द रोटर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर की जो इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है, इट इज इक्वल टू, ठीक है, इंडक्टर की होती है जे इंटू 2 पाई एफ एल. ठीक है. जे ओमेगा एल या जे इंटू 2 पाई एफ एल. ठीक है. तो इट इज क्लियर के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है रोटर की रिएक्टेंस, और रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ द स्लिप. ठीक है. तो रोटर की जो रिएक्टेंस है इट इज अ फंक्शन ऑफ द रोटर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, एंड द रोटर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ द स्टेटर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एस. ठीक है. तो इस एफ आर ई को आपने एस इंटू एफ एस सी से सब्सिट्यूट कर दिया. तो यू कैन से दैट द रोटर रिएक्टेंस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ द लॉक्ड सिचुएशन के अंदर जो रोटर की रिएक्टेंस है मल्टीप्लाई बाय एस. ठीक है. क्योंकि लॉक्ड सिचुएशन के अंदर एस की वैल्यू हो जाती है 1, तो एक्स आर नॉट के बराबर हो जाती है. बट इन अ नॉर्मल सिचुएशन एस इज नॉट इक्वल टू 1. जब ये रोटेट कर रही होती है मशीन, एस की कोई वैल्यू होती है, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स जे एस एक्स आर नॉट. ठीक है. तो बेसिकली वी जस्ट सब्स्टिट्यूटेड the reactance value of the resistor in the form of the blocked rotor reactance times S. ठीक है. और ये तो S पे डिपेंड नहीं कर रहा होता. सिमिलरली ER जो है इट इज इक्वल टू S टाइम्स द ब्लॉक्ड रोटर इंड्यूस वोल्टेज विच इज S टाइम्स ER नॉट. ठीक है. तो ये रोटर का जो सिचुएशन है जो मैंने ऊपर पेंट किया यही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि दिस ER इज अ फंक्शन ऑफ द स्लिप. जितना भी ब्लॉक्ड रोटर के ऊपर वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको एस से जरब देंगे तो इन द नॉर्मल सिचुएशन रोटर का इंड्यूस वोल्टेज आ जाएगा. इसी तरह से जो रोटर की रिएक्टेंस है इट इज अ फंक्शन ऑफ द ब्लॉक्ड रोटर रिएक्टेंस टाइम्स एस. ठीक है. इट इज अंडरस्टूड कि रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ उसकी रिएक्टेंस वेरी करेगी, बट द रेजिस्टेंस इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है. तो हम कह सकते हैं आई आर जो इस रोटर के अंदर करंट है इट इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाय जे एक्स आर प्लस आर आर. करेक्ट. और हमने कहा कि ई आर जो है वो इसका इंड्यूस वोल्टेज एंड नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, लेकिन एक्स आर को हम ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दैट विद एस. ठीक है. अब हमने क्या किया, लेट्स डिवाइड टॉप एंड बॉटम बाय एस. ठीक है. इस स्टेप में हमने क्या किया, ऊपर भी एस से डिवाइड कर दिया स्लिप से, नीचे भी स्लिप से डिवाइड कर दिया एस से. ई आर ओवर एस क्या हो गया, ई आर ओवर एस हो गया ई आर नॉट. यहाँ पे एस आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आर आर ओवर एस. ठीक है. तो आपके पास रोटर की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास आ गई रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर डिवाइड बाय एस प्लस जे एक्स आर नॉट, वेयर जे एक्स आर नॉट इज द ब्लॉक्ड रोटर रिएक्टेंस. इससे मुझे रोटर की जो इम्पीडेंस है वो पता चल गई. रोटर की इम्पीडेंस जो है वो बराबर है आर आर ओवर एस प्लस जे एक्स आर नॉट के. और इसी को जब आप सवाल में देखेंगे तो आर आर को बेसिकली आपको वो कह रहा होगा आर टू, और जो ये आपके पास एक्स आर नॉट है इसको वो कह रहा होगा
जे एक्स टू, ठीक है। सवाल के अंदर इस वैल्यू को वो आपको बता रहा होगा एस R2 एंड एस JX2, ठीक है। लेकिन वो आपको कैसे बता रहा होगा, जब इसको आप शिफ्ट करके ले गए, यानी कि R2 जो है वो वैल्यू है R/S, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूं, ठीक है। R2 वो आपको बता रहा होगा विच इज R/S, और जब आप सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड पे चीजों को लेके जाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, यू आर डिवाइडिंग बाय ए इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। यही होता है ना। और इसी तरह से ये जो JX R0 है, इसको JX2 में कन्वर्ट करने के लिए यू विल बी डिवाइडिंग बाय ए इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सवाल में जब R2 और JX2 दिया हुआ होगा तो ये रोटर का मॉडल होगा, बट इट विल ऑलरेडी बी रिफ्लेक्टेड ऑन द प्राइमरी साइड यूजिंग दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये प्लीज मुझे कंफर्म करते हैं, ए इफेक्टिव स्क्वायर से डिवाइड ही करते हैं ना, मल्टीप्लाई तो नहीं करते जब सेकेंडरी से प्राइमरी की जानिब लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। ये प्लीज कर दें, वरना मैं चेक कर लेता हूँ बुक में एक बार और। नहीं, ए इफेक्टिव स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये मैं उल्टा लिख गया था, ए इफेक्टिव स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा, सेकेंडरी से प्राइमरी पे जब लेके जाते हैं तो ए इफेक्टिव स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। जी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये R2 जो है ये ए इफेक्टिव स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आएगा, और ये भी ए इफेक्टिव स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आएगा, ठीक है। व्हाट इज ए इफेक्टिव, इट इज द हाइपोथेटिकल टर्न्स रेशियो ऑफ द इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आपको जब सवाल में डेटा दिया जाएगा तो ये ऑलरेडी रोटर साइड शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड होके मिलेगी, यानी कि ये जो भी हमने इसकी रोटर की इम्पीडेंस फाइंड की है, इसके रेजिस्टेंस पार्ट को ए इफेक्टिव स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बताएगा, और इसके रिएक्टेंस पार्ट को भी ए इफेक्टिव स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बताएगा, ठीक है। तो जो आपके पास फाइनल इसका मॉडल आ जाएगा आफ्टर शिफ्टिंग द रोटर साइड टुवर्ड्स द स्टेटर साइड, वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सवाल में जो डेटा होगा उसमें आपको जब भी R1 और JX1 का जिक्र होगा तो इट इज अंडरस्टूड कि ये स्टेटर की, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये R1 और JX1 की बात होगी तो दिस इज द स्टेटर साइड इम्पीडेंसेस, RC इज द कोर, ठीक है। आरसी जो है ये कोर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये मैग्नेटाइजेशन की इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है, और रोटर जो है वो ऑलरेडी आप शिफ्ट करके सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड पे आए, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन खत्म हो जाए। तो दिस इज ऑल द प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट, और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे अपने इंडक्शन मोटर की एनालिसिस के लिए, ठीक है। दिस इज द पर फेज वोल्टेज अप्लाइड टू द स्टेटर, current drawn per phase from the stator, ठीक है। R1 is the resistance per phase of the stator, JX1 is the reactance per phase of the stator, ठीक है। RC and JXM contribute to the core loss of the इंडक्शन मोटर, ये भी पर फेज हो जाएगा क्योंकि आप पूरा सर्किट पर फेज बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो रोटर साइड था जिसको हम शिफ्ट करके लाए, तो ये जो R ओवर एस था ये R2 ओवर एस बन गया, और जो JX R0 था
वो जे एक्स एस टाइम्स जे एक्स आर नॉट जो था वो चेंज होके जे एक्स टू में तब्दील हो गया। ठीक है, तो जो भी आपको R2 गिवन होगा वो रोटर की रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में लाने के लिए आपने उसको S से स्लिप से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? क्योंकि अब सारा दारोमदार इस सर्किट पे चलेगा हमारा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो। एक सेकंड को वेट करिएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दो हम न्यूमेरिकल आज देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम इसकी लॉसेस की डायग्राम देख लें। ठीक है, सिर्फ यही दो चीजें हम आज करेंगे। तकरीबन आपका 70% टू 75% इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पावर फ्लो हम इसलिए देखते हैं, वी वांट टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंडक्शन मोटर। ठीक है, जैसे हम ट्रांसफार्मर की भी एफिशिएंसी निकालते थे, लेकिन मशीन्स के अंदर जो है वो लॉसेस की काफी सारी स्टेट्स होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि ये वाली जो हम डायग्राम देख रहे हैं ना, पिछली वाली जो हम देख रहे थे, ये पर फेज देखते हैं हम। ठीक है, दिस वाज पर फेज। ये पूरा सर्किट जब हम स्टडी करते हैं, दिस इज पर फेज ऑफ द इंडक्शन मोटर या पर फेज मॉडल ऑफ द इंडक्शन मोटर। जब ये वाली हम डायग्राम देखते हैं, दिस इज फॉर द एंटायर मोटर, यानी कि पूरे तीनों फेज का हम देख रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज नॉट पर फेज, दिस इज फॉर ऑल द थ्री फेज। ठीक है, तो थ्री फेज के अंदर जब हम किसी मशीन को पावर देते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 VL IL cos थीटा, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं 3 × V फेज I फेज cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये थ्री फेज इनपुट पावर जो है ये VL होना चाहिए। ठीक है, VL IL cos थीटा, दिस इज द पावर दैट वी आर गिविंग टू आवर मशीन। जो हम इससे मैकेनिकल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पावर आउटपुट है। ठीक है, P out is equal to the mechanical output and this is equal to P in which is the electrical input। ठीक है, तो जो भी इसका रेशियो बनेगा उससे इसकी एफिशिएंसी निकल आएगी। सबसे पहले क्या लॉस होगा जब आप इसको देते हैं? देयर विल बी द स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, स्टेटर कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे आप? सिंपली आप अपने मॉडल पे जाएंगे और ये जो है I1 स्क्वायर टाइम्स R1, इससे स्टेटर कॉपर लॉस निकल आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, स्टेटर कॉपर लॉस जो है वो आपका यहाँ से निकल आएगा I1 स्क्वायर इंटू R1। इसी तरह से कोर लॉस कैसे आपका निकलेगा? यहाँ पे जो भी करंट जा रहा होगा, या अगर आपको E1 पता है तो ये E1 स्क्वायर ओवर RC आ जाएगा, तो इससे आपके पास आ जाएगा कोर लॉस। ठीक है, इसी तरह से रोटर कॉपर लॉस कैसा आएगा? रोटर कॉपर लॉस जो रोटर की रेजिस्टेंस है उससे आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अभी बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेजेस के अंदर इसका जो है वो लॉसेस निकालते रहें। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज स्टेटर कॉपर लॉस, कोर लॉस के बाद जो पावर बचती है वो कहलाती है एयर गैप पावर। ठीक है, एयर गैप पावर जो होती है वो होती है जो कि स्टेटर से पावर आपके पास जितनी रिमेनिंग पावर आपके पास आई। ठीक है, टोटल इसका आंसर आ रहा है 38.6। ठीक है, अंशु का सुमरो। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर है। द टोटल एयर गैप पावर विल बी 38.6 वॉट्स। ठीक है, 38.6 किलो वॉट्स। ठीक है, कन्वर्टेड पावर क्या होगी? कन्वर्टेड पावर इज द एयर गैप पावर माइनस रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो अब कन्वर्टेड पावर जो है इट इज इक्वल टू द टोटल मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो कन्वर्टेड पावर जो है वो क्या होगी?
converted power will be equal to air gap power माइनस रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस उसने बताया हुआ आपको, रोटर कॉपर लॉस है 700 वॉट्स। तो जो एयर गैप पावर है उसमें से आप 700 वॉट्स आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास कन्वर्टेड पावर आ जाएगी। ठीक है, तो 38.6 में से 700 वॉट्स आप फर्दर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 37.9 किलोवाट इज द कन्वर्टेड पावर। ठीक है, आउटपुट पावर क्या होगी? आउटपुट पावर इज द कन्वर्टेड पावर माइनस द फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है, आउटपुट पावर जो है इट इज कन्वर्टेड पावर विच इज 37.9 किलोवाट माइनस द फ्रिक्शन एंड द मिसलेनियस को उसने का नेग्लिजिबल है, और फ्रिक्शन एंड वाइंडिंग लॉसेस जो है दे आर 600 वॉट्स। फर्दर सब्ट्रैक्ट 600 वॉट्स फ्रॉम इट, टोटल आपके पास कन्वर्टेड पावर आ जाएगी 37.3 किलोवाट। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं? efficiency of the motor। ठीक है, efficiency of the motor is simply equal to P out over P in times 100। ठीक है, तो P out आपके पास आ गई, P in आपके पास ऑलरेडी पता थी 42.4 is P in, 37.3 किलोवाट is P out। इससे आपकी जो टोटल एफिशिएंसी है वो तकरीबन कितनी आती है? वो आपके पास आती है तकरीबन 37.3 over 42.4 is 88%। ठीक है, तो 88% एफिशिएंसी से ही आपकी मोटर काम कर रही है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? ठीक है, यहाँ तक सब लोग क्लियर है? पावर, ठीक है, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग एनी फर्दर। ठीक है, बस ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह ताला ठीक है, ये जो था ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसी से अगर स्टेटर कॉपर लॉस मेंशन नहीं है तो आप अपनी इक्विवेलेंट डायग्राम से निकालेंगे, लेकिन I1 स्क्वायर R1 को 3 से आप जरूर दे देंगे क्योंकि 3 फेज के लिए निकाली जाती है ये पूरी। ठीक है, इसी तरह से बाकी चीजें भी जो आप निकालेंगे दे विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स दैट फ्रॉम द सर्किट, क्योंकि सर्किट आप हमेशा बनाते हैं पर फेज के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अप टिल हियर? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता दें इसके लिए, कैसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चाहिए आपको? उस्मान, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यू वांट? हाँ सर, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो भी जैसे न्यूमेरिकल करवाया इस बात में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं ना, अभी भी किए हमने, नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, 2-3 करेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम और दे दूंगा। असाइनमेंट अब मैं नहीं दूंगा। मिड टर्म आपका कब से शुरू हो रहा है?